राजनीति शास्त्र के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 भाग 2 अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति संदर्भित विषय पर आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें, इन चित्रों को देखें आप। ये जो सामने आपके दिख रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद के शुरुआती 2 दशकों में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की भूमिका मुख्य रही। इस तरह के डाक टिकट से इस बात की एक झलक मिलती है। आजकल ऐसे डाक टिकट कुछ खास देखने में नहीं आते। क्या आप सोच सकते हैं क्यों? देख सकते हैं आप, ये सभी डाक टिकट हैं। डाक टिकटों में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ गाथाएं छिपी रहती हैं। किसी चीज़ को प्रतीक चिन्ह मान करके उसमें जोड़ा जाता है और उन डाक टिकटों पर वो कितने के हैं उसकी कीमत भी दर्ज होती है। रुपए पैसे के पहले आना, आप इस पे देख सकते हैं, डाक टिकटों पे इनका उल्लेख है। इस अध्याय में, अभी पिछले 2 अध्यायों में हम लोगों ने जो पढ़ा सुना देखा, स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्रीय निर्माण और लोकतंत्र कायम करने में चुनौतियों का सामना किया। आइए अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करें। यह चुनौती आर्थिक विकास की थी ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। पहली 2 चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना। आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली, क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज़्यादा कठिन और गहरी थी। इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों पर भी राजनीतिक फैसलों के बारे में पढ़ेंगे। विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थीं और इनको लेकर कौन से अहम फैसले हुए। पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रहीं और इसकी सीमाएं क्या थीं। बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया, यह आपका विषय बिंदु है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण और कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक। राजनीतिक फैसले और विकास। इस बात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था, अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित क्षेत्र इलाकों में है। खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? उदाहरण में जो अभी दिए गए संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मसले को इस बात सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा,
कि उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है। दरअसल किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए। राजनीतिक टकराव, इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय मानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। पोस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू। ये अखबार की कटिंग है, आप देख सकते हैं ऊपर कार्यालय संवाददाता, शुद्ध नहीं लिखा है, संवाददाता होता है, फिर भी अखबार में यह छपी और उसकी कटिंग यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। भुवनेश्वर, जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए। हम आगे कोशिश करेंगे प्रिय विद्यार्थियों के लिए कि अखबारी दुनिया किस तरह की होती है, उस बारे में भी हम एक धारावाहिक के रूप में आप लोगों के बीच आएंगे और बताएंगे। जैसे यहाँ गुरुवार, क्योंकि तिथियों के बजाय निकटवर्ती जो दिन होते हैं उस सप्ताह के भीतर वहाँ पर इन दिनों का इस्तेमाल होता है। अखबारी दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका हम विद्यार्थियों के बीच में चर्चा करेंगे और उन्हें मालूम भी होना चाहिए। और इतना ही नहीं, यह भी हम आपको बता दें कि अखबारी दुनिया में या प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रोजगार के किस प्रकार के अवसर हैं, इन सब विषयों पर भी विस्तार से चर्चा इन सब चैप्टरों के कंप्लीट होने के बाद उन पर की जाएगी। यह लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए। धिकिया, नुआगांव और गढ़कुंजवा ग्राम पंचायत के 100 से भी ज़्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति ने किया था। द हिंदू 23 जून 2006, वहाँ से यह अखबार की कटिंग ली गई है। एनसीईआरटी ने इसके लिए आभार व्यक्त किया है और हम एनसीईआरटी से जो सामग्री ले रहे हैं उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और आगे देखें आप, क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ। महत्वपूर्ण विषय बिंदु। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। आपने ऐसा जरूर ही पढ़ा होगा। दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन सी राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे? आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को किस तरफ रखेंगे? इसके आगे और विद्यार्थी जोड़ लें कि वर्तमान समय में केंद्र में स्थापित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार किस पंथ की ओर या उसकी विचारधारा किस पंथ से जुड़ी हुई है, इस पर भी विद्यार्थी चर्चा करेंगे। और आगे देखें आप, आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल
या यूँ कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। इस बात पर भी सहमत थी कि इस मामले में व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इस सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता हो तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा? इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी हैं। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करना जरूरी था। साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। विकास की धारणाएं। अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कर देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बन रहे उद्योगपति, इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे और विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क हैं। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता है कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल था, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज से पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमत बन गई थी और नेताओं की यह पसंद में यही सहमत प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों के पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी। गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इस बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकीकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। हम यहाँ पर हालांकि कोविड-19 कोरोना के वैश्विक महामारी का रूप धारण करने से विकास की वर्तमान जो अर्थ हैं उनमें फिर से परिवर्तन की स्थिति बनती नज़र आ रही है। विद्यार्थी इस पर विचार करेंगे कि जो देश विकसित थे, अत्यधिक साधन था उनके पास, कमोबेश ऐसे ही देश इस वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुए और सबसे ज़्यादा मौतें वहाँ पर हुई। तो क्या विकास का मायने यही है? इस तरह के प्रश्नों पर विद्यार्थी आपस में चर्चा करेंगे और जो शिक्षक हैं उसमें मदद करेंगे।
क्या आप यह कह रहे हैं कि आधुनिक बनने के लिए पश्चिमी होना जरूरी नहीं है? क्या यह संभव है? यह सवाल। और यहाँ देखें आप, यह चित्र आपको दिख रहा है जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स से यह तस्वीर ली गई है। योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए नेहरू। विद्यार्थी यह जान लें, आगे के चैप्टरों में इसकी चर्चा हो सकती है कि योजना आयोग का अब नाम परिवर्तित कर नीति आयोग कर दिया गया है और उसके कार्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन आए हैं। पर योजना आयोग क्या था, कैसे था, इस पर चर्चा होगी। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये लोग, कि हम जैसे लोग इनके लिए विकास योजना बना रहे हैं। योजना आयोग, साभार नयनन देख सकते हैं। भारतीय ग्रामीण की तस्वीर को इसमें दर्शाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ऊपर राजनेता बैठ कर के योजना बना रहे हैं कि हम गांव क्षेत्र का विकास कैसे कर सकते हैं। योजना आयोग, क्या योजना आयोग के इन उद्देश्यों पर अमल किया है? योजना आयोग, पिछले साल आपने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब पढ़ी थी, अर्थात 11 में। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है, क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और उसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उनमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के नीति निश्चक तत्वों का उल्लेख किया गया। नीति निश्चक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज संरचना को बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जो राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हों। राज्य ने बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों की मलकियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे सर्वमान्य की भलाई हो। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएं, जनसामान्य की भलाई बाधित हो। आप देखें कुछ आगे की नीति आयोग। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग, नीति जरूर हिंदी शब्द है परंतु यहाँ पर जो उस संगठन का नाम है उसका संक्षिप्त नामकरण किया गया है। पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की। यह संस्था 1 जनवरी 1915 को अस्तित्व में आई और इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए विद्यार्थी या इच्छुक अभ्यर्थी NEET.gov.in पे जा कर के विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। नियोजन, मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी। सोवियत संघ ने 1930-1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है
हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश न हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि योजना आयोग में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता था। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। शुरुआती कदम सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगा जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। ये दी हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की आप देख सकते हैं, कटिंग लगी है इसमें किस प्रकार से योजना आयोग के संदर्भ में संकेत किया गया है, लिखा गया है। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिन मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फ़ायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहमागहमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र के लोग मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमागहमी पैदा हुई थी वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से लागू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था। भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। हालांकि इस योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। आप देख लें, नेवर स्टे डाई कोटेशन है, एक कार्टून है, किस प्रकार से और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, द फर्स्ट 5-year प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से 1956 की कोशिश देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी। इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। भाखड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्राव मौजूद है उससे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया। उसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था। इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था।
योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए असंभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। चूँकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकीकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व व्यापार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्य संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि इस शहर से योजना की रणनीतियों में सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आती है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। आप देखें, कुछ चित्र आपके बीच में दिए जा रहे हैं। पीसी महालनोबिस 1893-1972 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 के संस्थापक, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार, तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक। पीसी महालनोबिस पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आवंटन। ये फिगर देख लें आप। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आवंटन प्रतिशत में। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, देख सकते हैं आप इसकी स्थिति। कृषि और सामुदायिक विकास में हिस्सेदारी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में, उद्योग और खनन, परिवहन और संचार, ऊर्जा, सामाजिक संस्थाएं, सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, अन्य। यह दो रंग में, लाल और दूसरे कलर में जो दिख रहा है आपके सामने नीले कलर में, रेड, और हिस्सा देख सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना को रेड कलर में दिखाया गया और दूसरे को नीले कलर में। विकास के प्रमुख मद जिनमें ये खर्च किए गए। और विकेंद्रित नियोजन, जरूरी नहीं है कि हर नियोजन केंद्रित ही हो। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार पर तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है, आय प्रत्याशा बढ़ी है और वहाँ शिशु मृत्यु दर
मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले, जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गति में सीधे शामिल किया जा सके। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हों। योजना के कुछ खास मुख्य विवाद। शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियाँ अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे। यहाँ हम ऐसे 2 सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं। कृषि बनाम उद्योग। हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं कि यह सवाल है कि भारत जैसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें प्राथमिकता की बात आएगी, किसमें ज़्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। कईयों का मानना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर ज़्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए जाने चाहिए। अब आप देख लें, आगे बढ़ें तब तक हम। जेसी कुमारप्पा, तस्वीर देखें आप इनका। जेसी कुमारप्पा 1892 से 1960। असली नाम जेसी कार्नेलियस, अर्थशास्त्री एवं चार्टेड अकाउंटेंट, इंग्लैंड और अमेरिका में शिक्षा, महात्मा गांधी के अनुयायी, गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक, योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी। और इस तरफ आप देखें, सिने संसार, पाथेर पांचाली। फिल्म की कहानी बंगाल के गांव में रहने वाली गरीब परिवार के जीवन संघर्षों को बयान करती है। गरीबी और रोजमर्रा के संघर्षों से बेखबर दुर्गा तथा उसका छोटा भाई अप्पू जीवन को छोटी मोटी खुशियों में मशगूल रखते हैं। पाथेर पांचाली गरीबी से जूझ रहे इन परिवार की इच्छाओं निराशा को बच्चों की आंखों से दिखाती है। फिल्म के अंत में दुर्गा बीमार पड़ जाती है और चित्र देख लें आप। उसके पिता हरिहर बाहर गए हुए हैं। पिता जब लौटते हैं तो अपने बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें लाते हैं। वे दुर्गा के लिए एक साड़ी भी लाए हैं, लेकिन घर आने पर उन्हें पता चलता है कि दुर्गा इस दुनिया में नहीं रही। फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले। इसमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक और रजत पदक पुरस्कार 1955 शामिल है। वर्ष 1955। निर्देशक सत्यजीत रे, कथा विभूति भूषण बंदोपाध्याय, पटकथा सत्यजीत रे, अभिनय कानू बनर्जी, करुणा बनर्जी, सुबीर बनर्जी, उमादास गुप्ता, दुर्गा, चुन्नी बाला देवी। गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की राजनीति अवश्य ही अपनाई गई थी। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण धन के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। नियोजन की नीतियां सफल नहीं हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती तब भी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान न कर पाती। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। विकास के जो 2 जाने माने मॉडल थे, भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतया निजी क्षेत्र के भरोसे होता है,
भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह से उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बात को ले लिया गया और अपने देश में इसे मिले जुले रूप में लागू किया गया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह देखें आप चित्र, साभार शंकर, मई 6, 1956। इस तरफ देखें आप, 2 सेक्टर की बात है इसमें, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। बीच में आप देख सकते हैं इस कार्टून में किस प्रकार से नेहरू जी को दिखाया गया है कि दोनों सेक्टरों को साथ में लेकर। प्रस्तुत कार्टून में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विवाद दिखाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में केंद्रीय मंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद जैन, कैलाश नाथ काटजू, जगजीवन राम, टी कृष्णाचारी, स्वर्ण सिंह गुलजारी, लाल नंदा एवं बी के केसकर आदि को दिखाया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे सार संक्षेप में बता दें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर उस समय की और वर्तमान में इन दोनों ही के साथ एक और सेक्टर की बात की जाती है, PPP, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस पर भी जब समय मिलेगा तो आगे कभी चर्चा करेंगे। खेती किसानी व्यापार और उद्योग का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा और उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमे से हुई। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है, न ही निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए कोई उपाय किया है। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है और इस न्यस्त हितों से निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर बाधा आयत की है जिसे घरेलू बाजार में बनाया जा सकता है। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धा विहीन है। इसकी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उसे सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी हैं। इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी है। कुछ ऐसे आलोचक भी हैं जो सोचते हैं कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा कमाने में मदद की। इसके अतिरिक्त मदद गरीबों की होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्यवर्ग उठ खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा है। इस वजह में गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई। गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले कम हुआ हो, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मुख्य परिणाम, आज़ाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थीं। इनकी चर्चा यहाँ के 3 अध्यायों में की गई हैं। इनमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई। नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। शुरुआती दौर में ही इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की अक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको फायदा पहुंचा था वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और इन कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। बुनियाद, नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई। इसमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल मात परियोजनाएं शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात उद्योग, तेल शोधक, यहाँ देखें सरकारी प्रचार गांव तक पहुंचा।
इस तरह से शिवपालगंज में दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन वहाँ की समस्याओं और उनके समाधानों का सच्चा परिचय देते हैं। मिसाल के लिए समस्या थी कि भारत एक खेतिहर देश है और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपजाते। उनका समाधान यह था कि किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाएँ। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते हो तो देश के लिए करो। इसीलिए जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों पर बड़ी जोर से पड़ता था और भोले से भोला काश्तकार भी मानने लगता था कि हो न हो इसके पीछे भी कोई चाल है। शिवपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खास तौर से मशहूर हो रहा था जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बालियां लटकाए और बदन पर मिर्जई पहने हुए गेहूं की ऊंची फसल को हाशिए से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई अपने आप से बहुत खुश कृषि विभाग के से अफसर वाली हंसी हंस रही थी। नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिंदी में अक्षरों में लिखा था, अधिक अन्न उपजाओ। मिर्जई और बाली वाले काश्तकार में जो अंग्रेजी के विद्वान थे उसे अंग्रेजी इबारत से और जो हिंदी के विद्वान थे उसे हिंदी से परास्त करने की बात सोची गई थी। और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे वे कम से कम आदमी औरत को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती हुई औरत की तस्वीर देखते ही उसकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का एक हिस्सा। इस उपन्यास का कथाकाल 1960 का दशक है और कथाभूमि है उत्तर प्रदेश का एक गांव शिवपालगंज। कारखाने, विनिर्माताओं इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में काफ़ी इजाफा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचनाएं हुई। फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि, जिसमें निजी क्षेत्र को आर्थिक समृद्धि भी शामिल है, इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। अरे मैं तो भूमि सुधारों को मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने की तकनीक समझता था। मैं तो भूमि सुधारों को मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने की तकनीक समझता था। भूमि सुधार, जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। यह प्रथा अंग्रेजी शासनकाल के ज़माने से चली आ रही थी। इस साहसी कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे राजनीति पर दबदबा कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशें को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम रख सकता है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने इस कानून को तोड़ खोज लिया। ठीक उसी तरह से जो काश्तकार किसी और की ज़मीन बटाई पर जोत बो रहे थे उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल हुआ। ये अखबार। खाद्य संकट। 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर होती गई। 1940 और 1950 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से जैसे तैसे अपने को ऊपर रख पाई थी। 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा। इसी अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना किया। उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे या चर्चा करेंगे। इन सारी बातों के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। देश के अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति आन पड़ी। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा विकराल था। यहाँ स्थिति लगभग अकाल जैसी हो गई थी। बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर था। इस राज्य के 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य स्थिति की तुलना में आधी से कम थी। इनमें से 5 जिले अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 ही अनाज उपजा रहे थे। खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला और इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गया था, जबकि एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना 2450 कैलोरी के आहार की जरूरत होती है। 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई। इस वर्षों के दौरान बिहार में उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमतें भी काफ़ी बढ़ी। अपेक्षाकृत समृद्ध पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल बिहार में 2 गुने अथवा उससे भी ज़्यादा दामों में बिक रहे थे। सरकार ने उस वक्त जोनिंग या
इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था। इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आई थी। ऐसी दशा में समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ी। खाद्य उद्योग के कई परिणाम हुए। सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा और विदेशी मदद, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका की, भी स्वीकार करनी पड़ी। अब योजनाकारों के सामने पहली प्राथमिकता तो यही थी कि किसी भी तरह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। पूरी योजना प्रक्रिया और उससे जुड़ी आशा एवं गर्वबोध को इस बातों से एक धक्का लगा। कृषि की बेहतरी और खेतिहर जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक ठाक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो, लेकिन भूस्वामी बहुत ताकतवर थे। इसका राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके या कानून बनने पर महज कागज की शोभा बढ़ाते रहे। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग होती हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि शीर्षस्थ नेताओं की भल मनसाहत के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग ही हमेशा नीति के निर्माण, उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। हरित क्रांति। खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी। इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम हैं वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाए। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूमाफियाओं को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेतिहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। ज़्यादातर गेहूँ की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों, आप देखें, श्रीकांत को अब वे भी दिन बखूबी याद हैं जब उनके बड़े भाई को राशन की दुकान से सामान लाने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती थी। श्रीकांत का परिवार चावल, तेल और केरोसिन के लिए राशन की दुकान पर ही निर्भर था। कई बार ऐसा हुआ कि उसका भाई राशन की लाइन में खड़ा रहा। जब उसकी बारी आई तो पता चला कि राशन खत्म हो गया। उसके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने पूछा कि राशन कार्ड कैसा होता है। यह भी जानने के प्रयास करें कि क्या वे कोई सामान अभी भी राशन की दुकान से खरीदते हैं। अपने स्कूल या घर के आसपास राशन की दुकानें ढूंढें। यह जानने का प्रयास करें कि गेहूं, चावल, वनस्पति तेल और चीनी यहाँ किस दाम पर बिक रही है। इसके बाद यह जानने का प्रयास करें कि इन वस्तुओं की कीमत खुले बाजार में क्या है। इसकी एक सूची बनाएं और उसका अध्ययन करें। एक खोजबीन का विषय है। श्वेत क्रांति। अटरली बटरली डेलिशियस का जुमला आपने ज़रूर पढ़ा सुना होगा। वह खुशगवार तस्वीर भी देखी होगी जिसमें एक छोटी सी बच्ची के हाथ में मक्खन लगा टोस्ट होता है। जी हाँ, हम अमूल के विज्ञापन की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अमूल के उत्पादों के पीछे सरकारी डेयरी फार्मिंग की एक पूरी कथा छुपी हुई है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सरकार सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ की विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। गुजरात का एक शहर आणंद, सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर से कायम है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल नाम का यह सहकारी आंदोलन अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। बहरहाल ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम तो विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया ताकि
ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी आमदनी बढ़ी और गरीबी दूर हो। सहकारी दूध उत्पादकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। महिला सहकारी डेयरी के जमातों में भी इजाफा हुआ है। देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। सार संक्षेप में बता दें, हरित क्रांति अन्न का उत्पादन बढ़ा, श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन बढ़ा। अभी दो शब्दों की व्याख्या ऊपर की गई है, उनके बारे में बताया गया है। हरित क्रांति के कारण कृषि में मझोले दर्जे के किसाने यानी मध्यम श्रेणी के स्वामित्व वाले किसानों को भार हुआ। इन्हें बदलाव से फायदा हुआ और देश के अनेक हिस्सों में प्रभावकारी बनकर उभरे। बाद के बदलाव। 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आता है। 5वें अध्याय में आगे अभी पढ़ेंगे। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लगी। इंदिरा गांधी जननेता बनकर उभरी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आयद हुई। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ सरकार का विचारधारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्म बहस चली। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चली। बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमत ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। नियोजन काम तो जारी रहा, लेकिन इसके मत में कमी आई। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू में लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौल में विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद में अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। इस बदलाव के बारे में हम आखिरी हिस्से में चर्चा करेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी हम भुखमरी और अभाव से पार पा लेंगे। इस बीच थोड़े चने चबाने से काम चलाइए। ये देखिए, आप थर्ड प्लान संकेत दे रहा है। हम फिर आगे देखते हैं इसमें कि बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें कौन सा विचार शामिल नहीं था। भारत में नियोजन आर्थिक व्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। सही क्या गलत क्या, मेल करना है, कौन किसका समर्थक। आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे, क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी। हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति के दो नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की। अगर शुरुआत से ही निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से होता। इस विचार के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। अवतरण को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। आज़ादी के बाद के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां पनपी। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कार्यकारिणी ने राज्य के स्वामित्व का समाजवादी सिद्धांत अपना उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण और नियमन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार ने निजी निवेश के लिए उदार आर्थिक नीतियां अपनाई और उसके बढ़ावे के लिए विशेष कदम उठाए। इसे उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की अकेली कसौटी का जायज ठहराया गया। फ्रेंकल लेखक किस अंतर्विरोध की चर्चा कर रहा है। अंतर्विरोध के राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। लेखक की बात सही है तो फिर बताएं कांग्रेस इस नीति पर क्यों चल रही थी।
विपक्षी दलों के प्रवृत्ति से क्या था इसका संबंध? कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तो इसके प्रांतीय नेताओं के बीच में कोई अंतर्विरोध था क्या? इस पर भी विचार विमर्श करेंगे। और आप देखें कुछ तस्वीरें, और इसी के साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अगले अध्याय का, और इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है।